3 डिकेड की जर्नी है मेरे लिए जो मैंने प्ले किया है। 3 तरह की एज ग्रुप में ढलना पड़ा। ये वो चीज हो सकती है जो रंगबाज के पहले 2 सीजन से काफी आगे जाए। फेम मिलना पहले के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा आसान है। तो राइटर थोड़ा खुल के लिखता है, बंदिश नहीं होती कि भाई 2 घंटे में हमें खत्म करना है कहानी या 2.5 घंटे में खत्म करना है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं अगर अपनी साउथ की फिल्मों की बात करूं तो मैं हिंदी भूल जाती थी वापस आके। ये शो करने के मुझे लगता है 3.5 महीने पहले से मैंने काम बंद कर दिया। अभी फीडबैक आता है ना कि अबे गुरु सुनो, ये तो धमाका है बे। हेलो विनीत, हेलो आकांक्षा, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, रंगबाज का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज इसके पहले की सीजन की बात करूं तो वो भी हिट था। सो क्या कुछ लग रहा है? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है हम लोग। जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम द प्रीमियर। और पहले 2 सीजन लोगों ने बहुत पसंद किए, तो मुझे लगता है कि वो प्यार हम लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल, यही उम्मीद के साथ हमने पूरा शो में काम किया है और उतनी शिद्दत के साथ जितना हमने काम किया, हम उम्मीद करते हैं कि उतनी शिद्दत से लोग चाहेंगे इस सीजन को। ओके, सो वेल, अगर कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर और रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज और कितने डिफरेंसेस थे आप लोगों के? कितना प्रिपेयर करना पड़ा और कितना खुद को ढालना पड़ा उस कैरेक्टर के अंदर? हर किरदार कुछ ना कुछ एक्टर से डिमांड करता है। यहाँ पे वो डिमांड थोड़ी ज्यादा थी, बिकॉज हारून शाह अली बेग, जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ गैंगस्टर अप्रोच ऑफ दिस कैरेक्टर। बहुत सारे शेड्स हैं। वो साहित्य पढ़ना उसे अच्छा लगता है, लिटरेचर पढ़ना उसे अच्छा लगता है, और नॉवेल्स वगैरह पढ़ता है। वो म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, वो भी सुकून देने वाले पुराने गाने। मोहब्बत धुआंधार करता है जो किरदार आकांक्षा का है, सना। फैमिली से बहुत अटैच्ड है। ये अलग चीज़ है कि फैमिली में कितनी एक्सेप्टेंस है, कितनी नहीं, ये देखने के बाद पता चलेगा। अपने तरीके से वो जस्टिस करता है, और एक स्मॉल टाउन से शुरुआत है इस किरदार की, और धीरे धीरे वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे ही इज वेरी पावरफुल पर्सन, और इतनी ताकत उसने कमा ली है कि नाउ ही इज इनटू पॉलिटिक्स, और उसकी एक हाँ या ना पे सरकार बन सकती है या बिगड़ सकती है। तो ये जो किरदार इतना कुछ डिमांड कर रहा हो, आप सीधे डायरेक्ट सेट पे नहीं जा सकते। और ऑन स्क्रीन मुझे कुछ 3 डिकेड की जर्नी है मेरे लिए जो मैंने प्ले किया है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो लेट 30s और 40s के लिए 10 kg वेट गेन किया था, बट उसके लिए पहले से एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। कि पहले वेट बढ़ाया था और शूट के ठीक पहले मैंने रिड्यूस करना शुरू किया था, ताकि इमीडिएट मैं गेन करने जाऊंगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। बिकॉज आप अगर जिम वगैरह जाते हैं तो आपको पहली बार फिजिकलिटी चेंज करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर आपने फिजिकलिटी चेंज कर ली है और आप 20 दिन स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाइए तो इमीडिएट आप स्क्वीज हो जाते हैं, और वहां से टेक ऑफ करना फिर आसान होता है। काफी अच्छी आपने बात दी। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट यू वुड लाइक टू से, आपने कितनी जो है अपने इनपुट्स दिए हैं और आपने कितना कैरेक्टर के लिए खुद को उतना प्रिपेयर किया, कितना मोल्ड किया? आई थिंक जहाँ तक सिमिलैरिटीज की बात है, सिमिलैरिटीज में मैं यही कहूंगी कि सना जो है वो सच बोलती है और सच बोलने से डरती नहीं है, चाहे सामने साहिब ही क्यों ना हो। तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ी ऐसी ही हूँ। बस ये सिमिलैरिटीज कहना चाहूंगी कि इस कैरेक्टर से जो मुझे लगती है। पर सना एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके फादर जो है वो लॉयर हैं और बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। जिस तरह से उसकी परवरिश हुई है, सोच के भी लगता नहीं है कि साहिब जिनसे दुनिया डरती है उनसे प्यार में पड़ेंगी और इतना जैसा धुआंधार धमाकेदार प्यार बोला है वैसा प्यार करेंगी। तो उस तरह का कैरेक्टर है। पर दुनिया साहिब से डरती है, ये साहिब से नहीं डरती। अगर इसको लगता है कि साहिब गलत है या सही है तो ये उनसे बोल सकती है, उनके सामने बोल सकती है। जैसा विनीता ने भी कहा कि 3 डेकेड है, मुझे भी 3 तरह की एज ग्रुप में ढलना पड़ा, और उसके लिए कोई लीनियर वे नहीं था शूट करने का। इट्स लाइक
क्लाइमैक्स अगर पहले शूट कर रहे हैं और यंग एज बाद में शूट कर रहे हैं, ऐसा हुआ था। तो 30s प्ले किया है, 40-50s का प्ले किया है, 20s का प्ले किया है। सो आई थिंक शूट में हम लोगों को चेंजेस करने थे, रनिंग शूट में हमें तैयारियां करनी पड़ती। सो बड़ा डिफिकल्ट होता था, कोई लीनियर वे शूटिंग का मेरे लिए नहीं था पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो डेंचर्स के साथ शूट करना और फिर वो बॉडी सूट पहन के शूट करना, क्योंकि एक हर उम्र का अपना एक फिजिकल अपीयरेंस होता है और आपको वो करना पड़ता है। और जब आप लीनियर शूट नहीं कर रहे होते तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स टुक टाइम फॉर मी टू एडजस्ट। कि डेंचर्स के साथ बोलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वो उसमें थोड़ा सा समय लगा। बाकी कैरेक्टर के लिए समझने में मुझे मेरे डायरेक्टर और मेरे राइटर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है। और शूट पे जाने से पहले ही शायद हम सब बिल्कुल तैयार थे इस पे अपना किरदार निभाने के लिए और टीम वर्क करने के। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। Wow, that's nice. Well, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जिसके पहले से सीक्वल्स आ जाते हैं उसकी कंपैरिजन हमेशा से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ तो सीजन 1 जब आया था तो लोगों ने काफी पसंद किया था, 2 को कहीं ना कहीं कंपेयर किया, अब वापस आ रहा है, अब अगेन ये कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो इसको आप लोग कैसे देखते हो जब लोग कंपेयर करते हैं सीरीज को पहले वाले सीजन से ही? सो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि एक बैगेज आ जाती है, फिर ये उससे भी बेस्ट देना है। सो हाउ डू यू लुक, वो जब चीजें कंपैरिजन ऐसी आती है तब एक जिम्मेदारी महसूस होती है, प्रेशर नहीं फील करते हैं हम लोग, मैं तो नहीं करता हूँ। और कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती है कि हाँ इसकी एक ऑडियंस है, अब वहां से आगे आपको जाना है और ये क्लियर होता है कि आपका एक मिनिमम बेंचमार्क तो ये है, इसके आगे ही जाना है। मेरे लिए मैं बहुत श्योर था इवन हाँ करने, जब मैंने हाँ की थी, बिकॉज नवदीप सिंह इज शो रनर। अजय राय के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज। तो टीम बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर सचिन पाठक, एक्टर्स सारे बहुत अच्छे थे, और सबसे ऊपर और कमाल की चीज स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बिकॉज स्क्रिप्ट ही आपका स्केलेटन है और वो शेप ले चुकी थी। मैं खुद लिखता हूँ, एक जो मुझे आइडिया लगी थी पढ़ने के बाद कि कुछ बहुत अच्छा लिखा है, बहुत लेयर्ड राइटिंग है, बहुत नुएंसेस बहुत हैं, हर किरदार बहुत अच्छे से लिखा गया है। ये वो चीज हो सकती है जो रंगबाज के पहले 2 सीजन से काफी आगे जाए, ये कहीं ना कहीं मुझे एक एहसास रहा पढ़ते समय। बाकी हम सब लोगों ने काफी ईमानदारी से और मेहनत से काम किया है। जज तो जनता है, दर्शक हैं, अब वो देखें, हमने अपना काम कर दिया। Also, I feel कि there should not be any comparison because तीनों कहानियां अपने आप में बहुत अलग है। सीजन 1 में दूसरी कहानी थी, सीजन 2 में दूसरी कहानी थी। जैसा I also feel that there is a kind of responsibility which we have कि पर एक reputation है रंगबाज से जुड़ी हुई, तो वो एक confidence भी देती है कि ये बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। तो I think वो confidence है, बाकी तो जनता है ही, तो वो ही बताएगी। एग्जैक्टली बात करूँ मैं अगर शूट के पैटर्न की या अगर ओटीटी में आने का, और एक मूवी में जब हम शूट करते तो कितना डिफरेंस आप लोगों ने नजर किया है या कितना चेंजेस दिखा है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न? और क्या लगता है ओटीटी के ज्यादा ऑडियंस है या जब हम सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ की ऑडियंस ज्यादा है? जो फेम मिलता है वो कहाँ से आजकल मिलता है? और ओटीटी का जो बूम हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हो? दोनों का अपना अपना मजा है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। सिनेमा घर में जब आप फिल्म देखते हैं तो एक अंधेरे हॉल में एक साथ 200-400 लोग एक कहानी को पर्दे पे देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसके इमोशन के साथ हंसते हैं और जो भी कहानी का इमोशन है उसको महसूस करते हैं एक साथ। तो ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है और ये होना भी चाहिए। इसकी वजह से हम सारे एक जगह आते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं। ओटीटी का अपना एक खूबसूरती है ओटीटी की, ये बहुत डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे किसी भी काम को उतनी ही ऑडियंस मिलती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसमें चेहरा कितना बड़ा है। जो सिनेमा में स्क्रीन की वजह से दिक्कत होती है कि भाई यहाँ पे 3 या 4,000 स्क्रीन जा चुकी है और आपकी बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन कंपैरेटिवली इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है, तो वो फिल्म कहीं सिमट के रह जाती है, उसको उतने व्यूअर्स नहीं मिल पाते। लोग
मेरी कई फिल्में हैं, आज भी लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ रिलीज ही नहीं हुई, हम लोगों ने बाद में देखा, हम लोग मिस करते थे, इसको तो पर्दे पे देखना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम ओटीटी में नहीं, प्लस ओटीटी में एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, किरदार डिटेल में लिखे जाते हैं, बिकॉज अगर सीरीज है तो आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलता है, तो राइटर थोड़ा खुल के लिखता है, बंदिश नहीं होती कि भाई 2 घंटे में हमें खत्म करना है कहानी या 2.5 घंटे में खत्म करना। तो उसमें आप किरदार की डिटेलिंग में जा सकते हैं, अच्छा ड्रामा बना सकते हैं, अच्छे सीक्वेंसेस बना सकते हैं। तो ये फ्रीडम है, प्लस खूब सारा काम हो रहा है ओटीटी में, तो बहुत सारे एक्टर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, उनको काम मिल रहा है, सारे बिजी हैं। और ओटीटी मैं मानता हूँ ये अभी शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। अभी वो जो होता है ना बाल अवस्था जो होती है ना, अभी वहाँ है इंडिया में। और जहाँ तक फेम की बात करी, या सो आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस, जैसा आपने बोला कि फेम कहाँ से ज्यादा मिलता है, तो फेम की कोई डेफिनेशन नहीं है आज के जमाने में। आप एक पोस्ट डाल दीजिए, आप कुछ भी छोटा सा वीडियो डाल दीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, फेम आपको कहीं से भी मिल सकता है। सो फेम की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो आपको ओटीटी से मिलेगा या टेलीविजन से मिलेगा या फिल्म से मिलेगा। सो इट जस्ट योर स्टार्स। आई फील आपको कभी भी जो चीज ऑडियंस को पसंद हो गई, जो क्लिक हो गई, समझो आपको फेम मिल गया। तो आई थिंक फेम मिलना पहले के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा आसान है, मैं कहूँगी। और ओटीटी और फिल्म की बात की जाए तो ओटीटी में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना एंटरटेनमेंट खुद चूज कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। ओटीटी ने तब भी सहारा दिया है, नॉट जस्ट टू एक्टर्स पर ऑल्सो टेक्नीशियंस। जब कोविड था, जब आप थिएटर में जाके एंटरटेनमेंट अपना नहीं देख सकते थे, तब ओटीटी ने आपको एन नंबर ऑफ शोज दिए हैं और एन नंबर ऑफ फिल्म्स दिए हैं, बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं ओटीटी पे। तो ओटीटी इज बिग नाउ एंड आई थिंक सब काम कर रहे हैं, सबके पास काम है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। दैट्स नाइस। एंड वेल, इसके अलावा अगर बात करूं कैरेक्टर से टेक अवे की, तो डेफिनेटली हर मूवी होती है, सीरीज होती है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। सो यहाँ से आपको क्या टेक अवे मिला है रंगबाज से? हर किरदार कहीं ना कहीं आपसे कुछ ले भी जाता है, आपको बहुत कुछ दे भी जाता है। कुछ किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो रहते हैं। मैं एक्चुअली काफी पहले से प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। अगर किरदार चैलेंजिंग है तो ये शो करने के मुझे लगता है 3.5 महीने पहले से मैंने काम बंद कर दिया। तो आपको समझना पड़ता है किरदार सोचता कैसे है, क्यों सोचता है, ऐसा इस सिचुएशन में ऐसा क्यों करता है। और जब एक बार दिमाग समझ में आ जाता है किरदार का, तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह के सीन में आपको इन करने में दिक्कत नहीं, बिकॉज आप उसको समझते हैं, तो आप उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं। बाकी चीजें आप फिर आसान हो जाती हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना चेंजेस आते हैं, आपके बातचीत करने के लहजे में चेंजेस आते हैं, आपके उठने बैठने में चेंजेस आते हैं। और ये मेरी पत्नी, मेरी बहन, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, इससे बड़ी परेशानी है इन लोगों को। कि जब तो वेल वो चेंजेस जैसे कि अभी आपने कहा कि आ जाते हैं, उसको वापस से निकालने के लिए फिर कितना वक्त लगता है कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए? कुछ किरदार तो निकल जाते हैं, मतलब अब मन्नू वाला हाल होता है, कई बार शहीद भी होना पड़ता है, वो लंबा चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक एहसास हो गया है कि ये चेंजेस मेरे अंदर आएंगे और मैं थोड़ा अवेयर रहता हूँ, तो मैं थोड़ा कटा रहता हूँ उसके बाद। और वो मुझे मालूम है, बिकॉज अगर इस समय मैं जाके किसी को मिला और कोई लंबा डिस्कशन हुआ, तो मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा दिखेगा जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और वो मैं हूँ नहीं, बिकॉज वो मेरे उठने बैठने में आता है कि मैं, मतलब अगर कोई किरदार ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत वैसा है कि दबा हुआ है, कमजोर है, तो मैं ना ऐसा जाके जैसे बैठूंगा भी उनके पास, तो मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं और मैं कब ऐसे जाके ऐसे बैठ जाऊंगा मुझे ही नहीं पता। और मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ, और सामने वाले को एक पुलिस इंस्पेक्टर जो बहुत ही पावरफुल है, उनको लगता है यार कर पाएगा ये। और वहीं कोई बहुत ही पावरफुल किरदार कर रहा हूँ, तो सामने कोई बैठा है और कब मेरा हाथ ऐसा चला जाएगा और मैं कब ऐसे होके बैठ जाऊंगा मुझे नहीं पता। तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, यार ये विनीत चेंज हो गया कुछ। वो ये नहीं समझते कि ये हो क्यों रहा है। तो ये होता है, बट अभी मैं अवेयर हूँ, तो थोड़ा सा उस प्रोसेस में जाता हूँ।
मेरे साथ तो मतलब ये तो रंगबाज की बात बता रही हूँ मैं आपको कि जब मैं शूट करके वापस आती थी घर पे तो मेरा लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं सेट पे बात करती थी। सपोज अगर मैं मीटिंग के लिए भी जा रही हूँ तो मैं हम करके बात करती हूँ। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस तरह आप बात करते हैं वो कैरेक्टर की चीजें आने लगती है। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज गिविंग दिस टेस्ट जिसमें कि मुझे कोई भी नॉर्थ का साइड का कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं था उसमें, जैसा कि हाँ यूपी में ज्यादातर हम बोला करते हैं एंड उसमें हर जगह मैं था और मैं हर जगह हम बोल रही थी। एंड देन आई रियलाइज दैट ये कहाँ से आ रहा है एंड तरीका मैं कहा अभी कैरेक्टर को निकालना पड़ेगा बिकॉज अभी दूसरा कैरेक्टर करना है। सो टाइम लगता है उस चीज को, जब आप रोज वही जिंदगी जी रहे होते हैं, जब आप रोज वही काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं खुद सोचती, मैंने कहा अच्छा अभी लगेगा थोड़ा टाइम। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं अगर अपनी साउथ की फिल्मों की बात करूं तो मैं हिंदी भूल जाती थी वापस आके। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं वहां कंटिन्यू जब शूट कर रहे हैं और आप तेलुगु बोल रहे हैं और आप लैंग्वेज बोल रहे हैं दूसरी, और मैं एक डायरेक्टर से मिली थी एक फिल्म के लिए, उन्होंने मेरा छोटा सा टेस्ट लिया। अब मुझे सब डायलॉग्स अच्छे से याद है, एवरीथिंग आई वाज थरो जब तक मैं कैमरा के सामने नहीं गई। और जैसे ही कैमरा के सामने गई तो एक दो वर्ड साउथ इंडियन एंड मैंने सोचा मैंने कहा शिट सर आई एम सो सॉरी आई जस्ट नीड 5 मिनट्स। मुझे नहीं ऐसा होता है। सो मैं वहां 15 दिन रह के आ जाऊंगी तो मैं यहाँ का चीजें भूल जाती हूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वे टू कम आउट ऑफ दैट कैरेक्टर, पर हो जाता है, करना पड़ता है। कुछ लोग इसमें खैर ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, और तब बिल्कुल नहीं होता जब आप खुद को रिपीट किए चले जा रहे हैं। करेक्ट एग्जैक्टली। इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो क्या कुछ पाइपलाइन में आप दोनों के? मैं आधार का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं सुमन घोष, जियो ने और दृश्यम फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया। वो फिल्म मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। दूसरी एक फिल्म है सिया, ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म, एक सोशल मैसेज देती है। तीसरी एक फिल्म है दिल है ग्रे, ये थोड़ी अलग तरह की फिल्म है। जो इंटरनेट का जमाना है आजकल, उसमें कौन चेहरे पे चेहरा लगा के आपसे बात कर रहा है आपको पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं वो उस दुनिया में आपको ले जाती है। ये 3 फिल्में हैं और अभी एक सीरीज शूट करने जा रहा हूँ। Alright, and Akansha, आपका क्या कुछ upcoming project है? What is in pipeline? Everything which I've shot during COVID now is releasing. अभी परंपरा रिलीज हुई है, कल ही रिलीज हुई है वो। रंगबाज रिलीज होने वाली है 29 को। Congratulations. उसके थैंक यू, प्लीज डू वॉच whenever you get time. और मैं भी उसके बाद तेलुगु बोलूंगा। मेरी 2 साउथ की फिल्म्स हैं, एक पूरी जिसमें कास्ट है वो सारी फीमेल कास्ट है जिसका नाम है मीट क्यूट, वो रिलीज होगी, और एक फिल्म है जिसका नाम है शिवड़ू, वो भी बहुत जल्द रिलीज होगी। सो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज रिलीजिंग एंड आई होप दैट आई विल गेट some great opportunities here in Hindi to be in front of the audience very soon. Alright, and audience की expectations की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके का expectation है audience से रंगबाज के लिए? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है टीजर और ट्रेलर का। लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी हुई है कि बहुत जगह पे फ्रेंड्स हैं। बिकॉज मैं खेलता था पहले, फिर मेडिकल कॉलेज में था, तो हर जगह फ्रेंड्स हैं, तो उनका वो देखते रहते हैं क्योंकि अब मेरी पूरी सर्कल में एक अकेला है जो ये काम करता है, तो उनके लिए हमेशा सब वॉच कर रहे होते हैं। तो उनका फीडबैक जो है ना बहुत न्यूट्रल होता है और एकदम ब्लंट, ऑनेस्ट होता है। मैं एक एहसास हो जाता है, तो वो बहुत ही बढ़िया फीडबैक आ रहा है। एंड बहुत सारे इंडस्ट्री में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कॉल किया, दे आर लाइकिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट दैट कॉल। ऑलराइट, आकांक्षा आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है? व्हाट यू वुड लाइक टू से? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो एवरीबडी जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने कॉल किया और मुझे बोला कि बहुत पावरफुल ट्रेलर है एंड वी आर वेटिंग कि कब ये शो आएगा और हम देखेंगे। सो आई थिंक सब तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द कास्ट कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, यू नो, तो अपने आप में थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो 29
का वेट है, लेट्स सी। बाकी तो जनता जनार्दन है, क्या कहेगी क्या करेगी उसके बाद पता चलेगा। मुझे वैसे वाले भी फीडबैक आते हैं ना कि अबे गुरु सुनो, ये तो धमाका है बे। ये सब किया करो, समझे? ऐसा वाला आता है कि मैं जब सीरियस ऐसा कुछ करता हूँ अलग बहुत ही, तो उनको ये होता है यार ये फिर से वही किया, ये इस बार वैसा वाला है, ये धमाका है गुरु। ऑफ कोर्स ये धमाके के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रंगबाज सीजन 3 एंड हमारी विशेस आपके साथ है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।